नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी एक तरह से देखा है तो शुरुआत हम स्वदेशी आंदोलन से ही पढ़ते हैं। और इससे पहले जितने भी जो इवेंट्स हुए होते हैं नेशनल हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, वो किसी आंदोलन का रूप नहीं लेते। और ये स्वदेशी आंदोलन जो है ये पहला एक सशक्त आंदोलन है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जब 20वीं सदी आती है उसका प्रारंभ जो है वो स्वदेशी आंदोलन से होता है। और ये आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और अब हम आगे चल के देखते हैं बंगाल विभाजन क्यों होता है और क्या इसकी क्या क्या नीतियाँ हैं अंग्रेजी सरकार की। तो ये जो बंगाल का जो वो विभाजन करते हैं उसके विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन होता है, जो कि देश में पहला सशक्त आंदोलन है। इस आंदोलन का जो दायरा था और जो इसकी कार्यप्रणाली थी उसमें काफ़ी भिन्नता हमको देखने को मिलती है और यही इसकी विशेषता भी रही है। और इसमें हमको उदारतावाद से लेके राजनीतिक अतिवाद, आतंकवाद से लेके अदालती लड़ाई और भाषणबाजी से लेकर बहिष्कार तक, प्रतिरोध से लेकर हड़ताल, बहुत सारे इस तरह से हमको विभिन्न इसमें कार्यप्रणाली देखने को मिलती है। बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो निर्णय है वो दिसंबर 1903 में लिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। और इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि हम आगे चल के बंगाल का विभाजन करेंगे। और उन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया कि उस समय जो बंगाल की आबादी थी वो करीब 7,85,00,000 थी, जो कि पूरे भारत की आबादी की लगभग 1/4 थी। और उड़ीसा और बिहार भी जो थे वो इसी राज्य के हिस्से थे। और इसलिए विभाजन के लिए सरकार ने तर्क ये दिया कि जो बंगाल है वो बहुत एक विशाल आबादी वाला एक प्रदेश है और उसके कारण प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने में बहुत उनको कठिनाई होती है। तो उन्होंने जो रीज़न दिया वो ये दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वो इस बड़े से राज्य को विभाजित करना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो वास्तविक मंशा थी वो कुछ और थी। और उनकी जो वास्तविक मंशा थी वो ये थी कि जो बंगाल था वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं 19वीं सदी के अंत तक आते आते, तो राष्ट्रीय चेतना का ये एक मुख्य केंद्र था बंगाल। और इसीलिए इसी चेतना पर आघात करने के लिए बंगाल का जो विभाजन था उसका निर्णय लिया गया। भारत सरकार के गृह सचिव उस समय जो अंग्रेजी सरकार के जो गृह सचिव थे राइसले, इनका एक कथन है, इनका कहना था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है और विभाजित होने से ये कमज़ोर हो जाएगी। ये एक बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 2020 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया था। और ये पूछा गया था कि ये किस अंग्रेजी अधिकारी का एक कथन है। तो हमको याद रखना है राइसले का नाम जुड़ा हुआ है बंगाल विभाजन के साथ, जो कि गृह सचिव थे। और लॉर्ड कर्जन का नाम जुड़ा हुआ है बंगाल विभाजन के साथ, जो कि उस समय वाइसरॉय थे। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को 2 तरह से विभाजित किया गया, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा किया गया उनको धर्म के आधार पर। जो बंगाल था उसकी खासियत ये थी कि जो पूर्वी बंगाल था वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और जो पश्चिमी बंगाल था वहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो इस तरह से उन्होंने विभाजित किया कि मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र जो है वो अलग हो गया और बंगाल का जो पश्चिम क्षेत्र है हिंदू आबादी का वो अलग हो गया। तो धर्म के आधार पर इस तरह से बांटने की कोशिश की गई और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहलाने फुसलाने की भी कोशिश की जाती है कर्जन द्वारा। और भाषा के आधार पर इसलिए किया जाता है कि इस तरह से किया जाता है कि जो बंगाली भाषी थे वो बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन के रह जाते हैं। और बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को जो बांटा गया, इस तरह से बांटा गया कि जो बंगाली भाषा जो बोलते थे वो करीब 1,70,00,000 थे और जबकि जो हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या करीब 3 करोड़ थी। तो इस तरह से उनको 2 तरीके से बांटने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को भड़काने का काम शुरू किया और ढाका में मुस्लिमों के प्रति प्यार दिखाते हुए लॉर्ड कर्जन, जो कि वाइसरॉय थे उस समय, उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद ढाका नए मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत की राजधानी बन जाएगा और इससे पूर्व बंगाल के जो मुसलमान हैं उनमें एकता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर सुख सुविधाएँ मिल सकेंगी। तो इस तरह से भड़काने की कोशिश की जाती है और ये पूरा का पूरा जो खेल है सांप्रदायिकता का खेल यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू किया जाता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम सबको पता है, तो उसका ही यहाँ पे अनुसरण करते हुए इस तरह से मुस्लिमों को बहलाने की कोशिश की गई, फुसलाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की गई कि वो हिंदुओं से अलग हो जाएं और जो हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी एकता पे असर पड़े। कर्जन के बाद वाइसरॉय आए लॉर्ड मिंटो आते हैं और ये शुरू में जनमत के खिलाफ इस विभाजन के विरोध में थे, लेकिन इन्होंने भी बाद में ऐसा कहा कि राजनीतिक दृष्टि से
तो ये विभाजन जरूरी था ही था। प्रशासनिक दिक्कतों को तो दरकिनार करके देख भी लिया जाए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये जो विभाजन होता है, इसके विरोध में बहुत सारे इवेंट्स होने शुरू होते हैं और विरोध की एक लहर दौड़ पड़ती है पूरे बंगाल में। तो विभाजन की घोषणा है, इसकी खबर मिलते ही विरोध के स्वर पैदा होने लगे और इस फैसले के विरोध में बैठकें होने लगीं। कर्दन ने ये जो विरोध हो रहे थे, इतने जो बैठकें होती हैं, इससे तिलमिलाते हुए गृह सचिव को लिखा है। गृह सचिव कौन है? राइसले। गृह सचिव राइसले को लिखा है कि यदि हमने इस विरोध को अभी नहीं दबाया तो हम बंगाल को कभी विभाजित नहीं कर पाएंगे। विरोध को ना दबा पाने का मतलब होगा कि तुम पहले से ही मजबूत एक ताकत को और भी मजबूत बनने का मौका दोगे, एक ऐसी ताकत को जो भविष्य में हमारे लिए और भी संकट पैदा कर सकती है। तो कई बार इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है किसने लिखा है, किसको लिखा है, और ये नेट के एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा विभाजन हो रहा है, अभी तक केवल घोषणा हुई है, औपचारिक घोषणा हुई है, अभी विभाजन लागू नहीं किया गया। लेकिन ये जो घोषणा होती है 1903 में, और जब ये विभाजन लागू होता है 1905 में, अक्टूबर तक आते आते जब तक ये लागू होता है, उस समय तक उदारवादी तरीके से इस विभाजन का विरोध किया जाता है और जो नेता हैं वो उदारवादी नेता हैं। इसीलिए इस पूरे के पूरे विभाजन का जो विरोध है ये हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक पहला फेज़ है जिसमें उदारवादी नेता हावी होते हैं विरोध के लिए और उनका एक तरह से उनकी पूरी टूटी बोल रही है, उनका सिक्का चल रहा है और उनके हिसाब से विरोध हो रहा है। और उसके बाद एक फेज़ आएगा जब हम 1905 के बाद वाला फेज़ देखेंगे, जिसमें स्वदेशी आंदोलन बहुत ज़्यादा अपनी रफ्तार पकड़ता है और तरीके जो होते हैं वो भिन्न हो जाते हैं। और उस समय उग्रवादी नेता, जिसको हम गर्मपंथी के नेता बोलते हैं, वो अपना यहाँ से वर्चस्व कायम करते हैं। तो अगर हम बात करें उदारवादी नेताओं की, तो उसमें हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं, पृथ्वीश चंद्र राय हैं। ये सब प्रमुख नेता थे और इनके जो कुछ अखबार हैं, जैसे इनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, बंगाली अखबार है, हितवादी है, संजीवनी है, इनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा लेख छापे और इस विभाजन से होने वाले खतरे की विस्तृत जानकारी ये जनता को देते हैं। तो उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे। गृह सचिव के नाम बहुत सी विरोध याचिकाएं भेजी गईं और कुछ याचिकाओं पर करीब 70,000 से अधिक लोगों के दस्तखत भी थे। तो ये जो 70,000 आपको फिगर लग रही होगी बहुत छोटी, लेकिन उस समय की अगर मैं बात करूं, 1905 की बात चल रही है, 1903-1905 की, और राष्ट्रीय चेतना की जो जागृति है वो जस्ट शुरू ही हुई है और इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों में चेतनाएँ नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं है उसके बारे में। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या बहुत ज़्यादा थी अपने समय के हिसाब से। कलकत्ता टाउन हॉल में कई विशाल विरोध सभाएं हुई और इन उदारवादी नेताओं का उद्देश्य था कि भारत और इंग्लैंड में जो शिक्षित भारतीय हैं उनके माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार करें जिससे बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेजी सरकार पर दबाव बन सके। लेकिन इस पूरे विरोध का कोई असर नहीं होता है और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। जनता और नेताओं को समझ आ गया कि ऐसे ज्ञापन सौंपने से काम नहीं चलेगा और उन्हें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा विरोध का। अब यहाँ से हम देखते हैं जो विरोध का जो दूसरा तरीका है, अभी तक हम देख रहे हैं ज्ञापन सौंप रहे हैं और जस्ट रिक्वेस्ट मोड में है और कोई भी ऐसा पॉजिटिव इन्होंने मूव नहीं लिया है। मतलब एक तरह से देखा है तो पैसिव रेजिस्टेंस का जो मूव है वो अभी शुरू नहीं हुआ। तो इस घोषणा के तुरंत बाद संपूर्ण बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गईं और विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा की गई। अब यहाँ से शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा करना। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा आयोजित करके स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की जाती है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नरमपंथी के जो नेता थे वो भी देश के दौरे पर निकलते हैं और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बने कपड़ों को बहिष्कार करने की अपील करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 में ये निर्णय जो लिया गया था बंगाल विभाजन का, उसको लागू कर दिया जाता है इस दिन से और उस दिन को आंदोलनकारियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया, कलकत्ता में हड़ताल घोषित करते हुए नंगे पांव जुलूस निकाले और वंदे मातरम गीत गाया। ये वंदे मातरम गीत यहाँ से जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरह से प्रतीक बन गया और आगे चल के सभी आंदोलनों में इस तरह के गीत गाए जाते थे जिससे कि लोगों को मोटिवेट किया जा सके अपने आंदोलन में जोड़ने के लिए। तो विभाजित बंगाल के जो दोनों भागों के लोग थे उन्होंने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। तो ये राखी बांधी जुड़ा हुआ है हमारा बंगाल विभाजन से। ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस आंदोलन में राखी बंधन जो था वो जुड़ा हुआ है, किस हमारे नेशनल मूवमेंट के साथ है। तो ये स्वदेशी या आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन है और उन्होंने ये जताने की कोशिश की एक दूसरे के हाथों पे राखी बांध के कि अंग्रेज जो है उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते।
इसी दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने जनसभाएं की, जिसमें अब तक की स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे बड़ी जो जनसभा थी उस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जनसभा में। शीघ्र ही ये विरोध देश भर में फैल गया। अब इसमें कई अलग अलग जगह के नेता हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनके नाम कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। जैसे पूना और मुंबई में इसका नेतृत्व जो है वो बाल गंगाधर तिलक करते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के अधीन इसका नेतृत्व रहता है। दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो ये नाम हमको याद रखने हैं, सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्लई, इनकी चर्चा आगे भी मैं करता रहूँगा। तो ये किस किस जगह से जुड़े हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पूरी स्लाइड से बहुत ही आसानी से 4-5 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन सकता है। अब यहाँ पे कांग्रेस की कुछ स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन आता है स्वदेशी आंदोलन और इस बंगाल विभाजन के साथ। 1905 में गोखले की जो अध्यक्षता होती है बनारस अधिवेशन में, उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया जाता है और उसके साथ साथ 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला तो ये कि जो कर्दन की जो प्रतिक्रियावादी नीति है उसका विरोध करना और बंगाल में स्वदेशी अभियान का समर्थन करना। तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे जो गर्मपंथी के नेता थे, वो इस आंदोलन को पूरे देश में प्रसार करना चाहते थे कि पूरे देश में इसको प्रसारित किया जाए और इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाए जाने के ये पक्ष में थे, जिससे इनको पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त हो सके। लेकिन इस समय तक जो 1905 का जो समय है, उस समय तक कांग्रेस पे नरमपंथी नेताओं का प्रभुत्व था और वो इसे बंगाल से बाहर चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक तरह से दरार पड़ जाती है, 2 दल बन जाते हैं, नरमपंथी और गर्मपंथी। और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की, वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन और स्वराज है। लेकिन ये जो नरमपंथी और गर्मपंथी दल थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है आंदोलन की गति को लेके और संघर्ष के तरीक़ों से, क्योंकि जो नरमपंथी के नेता थे वो रिक्वेस्ट मोड में रहते हैं हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ दोनों का क्या है, जिसको हम नरमपंथी और गर्मपंथी बोलते हैं। यानी कि जो हमारे मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो उदारवादी नेता जिनको हम नरमपंथी बोलते हैं, ये अधिकतर जो समाज का जो ढांचा है वहाँ से अधिकतर ये इनका आधार जो है ज़मींदार या फिर ये शहरों के उच्च मध्यवर्गीय लोग थे, वहाँ से ही आते हैं। और जो उग्रवादी हैं जिनको हम गर्मपंथी भी बोलते हैं, उनका जो आधार है वो है शिक्षित एवं निम्न मध्यवर्गीय लोगों के बीच से उनको हम देखते हैं आते हुए। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो उदारवादी हैं वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि जो उग्रवादी थे, जो गर्मपंथी थे, वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में इनका कोई विश्वास या कोई ऐसी निष्ठा नहीं थी, और ब्रिटिश ताज के प्रति भी इनकी कोई ऐसी निष्ठा नहीं थी। जबकि जो नरमपंथी के जो नेता थे, उनको ब्रिटिश ताज के प्रति उनकी निष्ठा थी और उनका मानना था कि सरकार विरोधी आंदोलन जो है मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए। और जबकि जो गर्मपंथी के नेता थे, ये चाहते थे कि जो जितना भी हमारा आंदोलन है, सरकार विरोधी जो भी आंदोलन है, वो जन सामान्य की शक्ति एवं त्याग की भावना से पूर्ण ऐसे होना चाहिए, मतलब उनको नीचे तक लेके जाना चाहिए, निम्न वर्ग तक भी जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। और एक डिफरेंस ये भी है कि जो उदारवादी नेता थे, जो नरमपंथी नेता थे, वो पाश्चात्य शिक्षा और उसकी सभ्यता के समर्थक थे, जबकि जो गर्मपंथी के नेता हैं वो भारतीय समारोहों के आयोजन और उसके शिक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। तो एक छोटा सा एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। हालांकि जो हिंसक गतिविधियां हैं वो ना उग्रवादी कर रहे हैं और ना नरमपंथी नेता कर रहे हैं, ये हिंसक गतिविधियों से नहीं जुड़े हुए हैं। हिंसक गतिविधियां अलग हैं। कांग्रेस के 2 दल बन जाते हैं, तो इनके जो मतभेद होते हैं ये आगे चल के 1907 में सूरत में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें स्प्लिट हो जाती हैं, 2 पार्ट में कांग्रेस बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम कांग्रेस का भी विभाजन कहते हैं। सूरत स्प्लिट नाम दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में लड़ रहे हैं और खुद ही विभाजित हो गए हैं और खुद ही अपनी शक्ति को एकत्र नहीं कर पा रहे, खुद ही विभाजित हो जाते हैं, जिससे इस पूरे आंदोलन पे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ता है। अब आगे चल के उग्रवादी जो नेता हैं उनके अंतर्गत आंदोलन कुछ इस तरह से चलता है कि उदारवादियों के क्योंकि तरीके उनको पसंद नहीं आते हैं और उनके तरीक़ों से ज़्यादा सफलता भी हासिल नहीं हो सकती थी, तो उदारवादी नेताओं के संवैधानिक रूप से उग्रवादी असहमत भी थे। 1905 के बाद अब जो स्वदेशी आंदोलन आया, उस पर उग्रवादी नेताओं की पकड़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो
अपनी तरफ से जो उनके तौर तरीके हैं वो काफ़ी बदलते हैं और ये कई विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने धरना दिया जाता है। विदेशी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से जला के उनकी होली खेली जाती है एक तरह से। और ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें तो नरमपंथी के जो नेता थे उनसे बहुत अलग हो जाता है। ये जो कार्य प्रणाली है गर्मपंथी की, ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं हुआ बल्कि सरकारी स्कूल, अदालतों, सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार शुरू हो गया। उद्देश्य था कि प्रशासन एकदम अपंग हो जाए। अब ये चाहते थे, इनका ऐसा मानना था कि अगर हम यहाँ से जितने भी हमारे भारतीय हैं जो सहायता कर रहे हैं प्रशासन में, कुछ जैसे कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई सिपाही है या सहायक है या कोई क्लर्क का काम कर रहा है, अगर ये भारतीय सारे ये सब काम करना छोड़ दें तो जो विदेशी जो प्रशासन है वो अपंग हो जाएगा। उसको कोई ऐसी मशीनरी नहीं मिलेगी जिसके थ्रू वो अपने प्रशासन को चला सके और फिरंगी हुकूमत जो है यहाँ पे कर नहीं पाएंगे इस वजह से, ऐसा इनका मानना था। अरविंद घोष ने कहा भी था कि शासन संचालन को अवरुद्ध कर दो, ऐसे किसी भी कार्य या प्रयत्न से दूर रहो जिससे इंग्लैंड के व्यापार को लाभ पहुंचता हो या फिर भारत का आर्थिक शोषण होता हो। तो इनका ऐसा मानना था कि अगर यहाँ से सब लोग अपने आप को हटा लेंगे, इनके पूरे प्रशासन से अगर भारतीय वापस आ जाएंगे, हट जाएंगे, तो जितना भी आर्थिक शोषण हो रहा है वो भी वो नहीं कर पाएंगे और उनको लाभ नहीं पहुँचेगा व्यापार को, और अल्टीमेटली उनकी जो यहाँ पे हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। अरविंद घोष ने कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन पूछे जाते हैं। किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा है। इस आंदोलन के चलते विशाल जनसभाओं और प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। जनमत तैयार करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका भी था और राजनीतिक चेतना को एक नई दिशा मिली और स्वराज की दिशा में लड़ाई की शुरुआत भी इसी आंदोलन से मानी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो 1905 का ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी आंदोलन के तहत बहुत सारी समितियां बनती हैं, कुछ कार्यक्रम हैं जहां से प्रश्न आते हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा। इस आंदोलन में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से स्वदेश बांधव समिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वदेश बांधव समिति ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी जो स्थापना है ये बारीसाल ज़िले में होती है। अश्विनी कुमार दत्त ने इसकी स्थापना की और इसकी 159 शाखाएँ थीं। 1906 तक बारीसाल समिति ने करीब 5 अदालतों के माध्यम से 523 विवादों का निपटारा किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कोर्ट का भी बॉयकॉट कर दिया था एक तरह से, जो हमारे न्यायालय थे, जो ब्रिटिश ने न्यायालय बनाए थे, उनका भी एक तरह से बहिष्कार कर दिया गया था। तो अब बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उसके साथ हमको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि विवाद तो अभी भी होंगे, विवाद तो ख़त्म हो नहीं गए। तो इन्होंने जो समितियाँ बनाई उसमें कुछ ऐसी अदालतें बनाई। अदालतें मतलब एक तरह से पंचायत टाइप की इन्होंने गठित करी और ये 89 कुछ पंच अदालतें बनाई इन्होंने, जिसने 523 विवादों का निपटारा किया। तो इस तरह से दर्शाता है कि जो न्याय व्यवस्था थी उसके ऊपर मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो न्याय व्यवस्था थी उसका भी बहिष्कार कर दिया गया था। इसी तरह तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई के साथ कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। महत्वपूर्ण है, स्वदेशी संगम किसके नेतृत्व में गठित हुई? चिदम्बरम पिल्लई। और जो स्वदेश बांधव समिति है वो अश्विनी कुमार दत्त। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम हैं और ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। समितियों के कार्यकर्ता को नैतिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। अकाल और महामारी के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूलों की स्थापना और स्वदेशी दस्तकारी के लिए प्रशिक्षण जो है इनके प्रमुख कार्य थे। स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक संगीत और परंपराओं का सहारा लिया। ये एक तरह से देखा जाए इन्होंने सहारा ज़रूर लिया और ये एक थोड़ी सी गलती भी की इन्होंने। गलती क्योंकि मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमको कम्युनिज्म दिखता है और ये जो धार्मिक समारोह थे, जैसे इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, तिलक ने जो जैसे शिवाजी जयंती मनाई या गणेश चतुर्थी मनाई, उसकी वजह से हुआ ये कि जो मुस्लिम थे वो इस आंदोलन का भाग नहीं बन पाए। ज़्यादातर मुस्लिम इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए क्योंकि जो धार्मिक चिन्ह होते थे वो ज़्यादातर हिंदू धार्मिक मेलों को और परंपराओं को, लोकगीतों को इसमें समाहित किया गया। तो ऐसे पारंपरिक रीति रिवाजों और त्योहारों और जो संस्थाएं थी इनका सहारा लेना, जिनका चरित्र बहुत हद तक धार्मिक था, इस आंदोलन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। हालांकि दुनिया में अगर हम बात करें, हर जगह जनता में पहली बार राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया जाता था, किंतु जो तत्कालीन भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो शेष दुनिया से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थी। जिस देश में स्वयं सरकार सांप्रदायिकता को भड़का रही है, जैसे हमने देखा कि अभी किस तरह से लॉर्ड कर्जन ने अपना स्टेटमेंट दिया मुस्लिम्स के फेवर में,
और वो सांप्रदायिकता को खुद ही भड़का रहे हैं। और वहाँ पे भी अगर हम धार्मिक रीति रिवाजों और धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेंगे राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। और ऐसा ही हुआ इस आंदोलन में। हमने देखा आगे चल के, अभी हम देखेंगे, और सांप्रदायिकता का खेल शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा दंगे भड़क जाते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन था, इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया गया, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी खूबी है। आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता का नारा दे दिया इन्होंने, लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी उद्योगों का भी गठन किया गया जो अपने नेशनल, मतलब जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्योग थे, जिस पे ब्रिटिशर्स का कोई ऐसा सहारा नहीं लिया जाता था, या ब्रिटिशर्स के जो बनाए हुए जो भी गुड्स थे उनको यूज़ करना बंद कर दिया। तो उसका अल्टरनेटिव हमको चाहिए, और भारतीयों ने खुद से जैसे स्कूल कॉलेजेस बहिष्कार किए, तो स्कूल कॉलेजेस खोले भी राष्ट्रीय तौर पे, जिसमें बाकी के लोग पढ़ सकें। तो टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद कुमार घोष हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में स्थापना होती है बंगाल नेशनल कॉलेज की, और इसके प्रधानाचार्य कौन है? अरविंद कुमार घोष। देश के कई भागों में जल्द ही नेशनल स्कूल और कॉलेज खुले। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई, और मेधावी छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान भेजने की व्यवस्था की गई। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी कारखाने स्थापित किए गए। कपड़ा मिल, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां, बैंक और बीमा कंपनियां अस्तित्व में आती हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर जो है वो ज़्यादा चल नहीं पाते, क्योंकि ये केवल राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित थे, देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे, और इनको जो काम करने का जो प्रोफेशनलिज्म जो तरीका है वो उतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन फिर भी कुछ कारखाने बहुत ज़्यादा चले, जैसे आचार्य वीसी राय की बंगाल केमिकल फैक्ट्री। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, वीसी राय की बंगाल केमिकल फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे अधिक प्रभाव जो है वो सांस्कृतिक जगत में देखने को मिलता है हमको। कई राष्ट्रवादी कविताओं और गीतों की रचना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत अमार सोनार बांग्ला, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ इस आंदोलन में, और ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि आगे चलकर यही बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बना, और ये अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना हुआ है। जब 1971 में बांग्लादेश बनता है तो उसका ये राष्ट्रगान चुना गया है, अमार सोनार बांग्ला। और ये लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये महत्वपूर्ण है, लिखा किसने है? तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना करी। चित्रकला के क्षेत्र में भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। ये महत्वपूर्ण नाम है, अवनींद्र कुमार टैगोर। और ये आपको एक फ़ोटो दिख पा रही होगी, ये भारत माता का चित्र है, और ये भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में बनाया था। इसमें आपको दिख पा रहा होगा कि जो भारत माता हैं उनको पीछे एक औरा है, ये पीछे सर के पीछे, और इनके 4 हाथ हैं। एक में यहाँ पे अनाज है, किताब है, पुस्तक है, एक वाइट कलर का कपड़ा है, और यहाँ पे इनके पास माला है, और इनके जो वस्त्र हैं वो एक साध्वी के रूप में है। तो इस तरह से इन्होंने पेंटिंग बनाई। जो ये पेंटिंग थी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है भारत को माता के रूप में। नंदलाल बोस ने भारतीय कला में अद्भुत योगदान दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये नाम याद रखना है, कहाँ से मिलती है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। जन सहभागिता का जो दायरा था उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो ये आंदोलन था इसमें छात्रों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेना शुरू किया, किंतु उन्हें सरकार की दमनकारी नीति का सामना करना पड़ा। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें औरतें घर से बाहर आती हैं, प्रदर्शन में हिस्सा लेती हैं और धरने पर भी बैठती हैं। यही समय था जब पहली बार मजदूर वर्ग की आर्थिक कठिनाइयों को राजनीतिक स्तर पर उठाया गया। हालांकि जो मजदूर वर्ग हैं वो इस आंदोलन में ज़्यादा जुड़े नहीं, ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, और इनको आगे चल के हम देखते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, या जो पीजेंट्री है, वो इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं होते हैं। लेकिन इसने ज़रूर, इस आंदोलन ने पहली बार उनकी जो आर्थिक कठिनाइयाँ थीं उनको ज़रूर उन्होंने राजनीति से जोड़ा है। लेकिन जो जितने भी मजदूर हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमान भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, और इसका बहुसंख्यक मुसलमानों ने इसका समर्थन भी नहीं किया इस आंदोलन का, और बल्कि उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि लॉर्ड कर्जन ने किस तरह से उनको भड़का दिया था, किस तरह से उनको बायस कर दिया है। तो अधिकतर मुस्लिम जो है
वो इस आंदोलन से नहीं जुड़ते। दूसरा रीज़न मैंने आपको पहले बताया कि क्या था, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी में मेंस में आ सकता है कि क्यों मुस्लिम्स कम्युनिटी ने इस आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया, या क्यों मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो बंगाल विभाजन के फेवर में चली गई। तो ये 3-4 रीज़न्स हैं। और आंदोलन में हिस्सा लेने वाले मुसलमानों में बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी मौलाना आज़ाद का नाम महत्वपूर्ण है। तो कुछ जो पढ़े लिखे मुसलमान थे जो थोड़े उच्च वर्ग से आते थे या मध्य वर्ग से आते थे, वो ज़रूर इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, लेकिन नाम कुछ गिने चुने ही हैं। ढाका के नवाब की अगर हम बात करें सलीमुल्लाह ने, तो इन्होंने बंगाल विभाजन का बहुत ज़्यादा समर्थन किया, और यही समय था जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। आंदोलन में प्रेरणा के लिए हिंदू धार्मिक उत्सवों ने भी मुस्लिमों को दूर कर दिया, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब आंदोलन के असफल होने के कुछ कारण हैं, और एक्चुअली इसको हम बोलते ज़रूर हैं असफल होने के कारण, लेकिन पूरी तरह से असफल भी नहीं है। इसने बहुत सारी नई चीज़ों को जन्म दिया है, लेकिन हम पहले एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कारण थे कि यह आंदोलन असफल हो गया। 1908 तक आते आते इस आंदोलन की ऊर्जा समाप्त हो गई, जिसके कई कारण थे। पहला तो था कि ब्रिटिश सरकार आंदोलन के खतरे को पहले ही भांप गई थी, और आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई। कांग्रेस के नेता भी आपसी झगड़े में उलझे हुए थे, और कांग्रेस का सूरत का विभाजन हो जाता है 1907 में, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसकी वजह से इस आंदोलन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये एक तरह से नेतृत्वहीन होने लगता है, और समाज के कई वर्गों का इसमें सक्रिय भाग ना लेना, खासकर मुस्लिमों का एक बड़ा रीज़न है, और पीजेंट्री भी इससे जुड़ नहीं पाती। अंग्रेज़ी सरकार की जो सांप्रदायिकता की नीति है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। वो एक रीज़न भी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक बड़ी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को अलग कर दिया आंदोलन से, और उन्होंने न केवल आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने बंगाल विभाजन को भी सपोर्ट किया। तो एक तरह से जो उनकी सांप्रदायिकता की जो नीति थी वो लॉर्ड कर्जन की या ब्रिटिश सरकार की, वो बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस मिलती है। आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी के रूप नहीं ले सका। आंदोलन आगे चलकर नेतृत्वहीन हो गया, और क्योंकि 1908 तक आते आते अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या फिर उनको देश से निर्वासित कर दिया गया था। तो और इसके अलावा अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास भी ले लिया इसी समय तक आते आते। असहयोग और सत्याग्रह मुख्यतः सिद्धांत रूप में ही रहे, और इनका ज़्यादा व्यावहारिक रूप इन्होंने नहीं लिया। आंदोलन असफल होने के बावजूद क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ, क्योंकि ये आंदोलन पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ, परंतु ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता का जो प्रसार किया, इसके दूरगामी परिणाम हुए। स्वतंत्रता संग्राम की राजनीति से अलग रहने वाले कई वर्ग, जैसे छात्र हैं या महिलाएं हैं, ज़मींदार हैं, उन्होंने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई, और इस तरह से राष्ट्रीय चेतना का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि साहित्य, विज्ञान और उद्योग को भी इसने प्रभावित किया, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे। बंगाल विभाजन जो होता है 1905 में, जिस समय वॉइस रॉय हैं कौन, लॉर्ड कर्जन, उसके बाद इसको हमने देखा कि 2 फेजेस में किस तरह से इसका विरोध होता है। लेकिन 1908 के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ जाती हैं, हिंसक गतिविधियां बहुत बढ़ने लगती हैं, और इन्हीं क्रांतिकारी हिंसात्मक गतिविधियों के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। अब ये 1911 में जो हुआ है, ये कई बार आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इस समय वॉइसरॉय कौन था, तो इस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ये महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि बंगाल विभाजन किसने किया और किसने उसको रद्द किया। तो लॉर्ड हार्डिंग थे, और सरकार ने ये जो फैसला लिया बंगाल विभाजन को रद्द करने का, तो मुसलमानों को बहुत आघात लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो मुसलमानों को एक लॉलीपॉप टाइप की दे रहे थे कि भाई हम देखो तुम्हारा जो ईस्ट बंगाल है उसमें तुम्हारा एक तरह से शासन हो जाएगा, और तुम यहाँ पे बहुसंख्यक हो और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अब मुसलमान जो थे वो साथ में भी थे, अंग्रेज़ों के साथ भी थे यहाँ पे, और स्वदेशी आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने अपनी नीति को परिवर्तित कर दिया और बंगाल विभाजन को उन्होंने फिर से रद्द कर दिया, तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि अंग्रेज़ी सरकार ने उनके साथ धोखा दिया है। तो मुसलमानों को बहुत यहाँ पे आघात पहुँचता है। विभाजन रद्द करने के साथ ही सरकार ने जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कलकत्ता से दिल्ली अपनी कैपिटल कब शिफ्ट करते हैं, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसे लेक्चर मैं और लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।